हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर साझा मतलब पार्टनरशिप के बारे में अध्ययन किया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलके कोई व्यापार करते हैं, कोई व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? साझा कहते हैं, मतलब पार्टनरशिप कहते हैं। और उनके लाभ को हम किस प्रकार से आपस में बंटवारा करते हैं, किस प्रकार बांटते हैं, उसके बारे में भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। मैंने आपको बताया था पूंजी के आधार पर जो साझेदार आपस में धन लगाते हैं उसके आधार पर बंटवारा किस प्रकार करते हैं प्रॉफिट का। और अगर उनका समय अलग अलग हो तब हम लाभ का बंटवारा किस प्रकार करते हैं। और अगर उनका समय और पूंजी दोनों अगर डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तब उनके लाभ का बंटवारा किस प्रकार करते हैं। अब आज की क्लास में हम ये देखेंगे, लाभ का बंटवारा करने की 3 स्टेज देखेंगे जो कि पिछली क्लास से आगे की क्लास है। देखिए, पहली स्टेज हम देखेंगे यहाँ पर, जब किसी एक साझेदार का लाभ दिया गया हो। हमने पहले ये देखा था कि जब आपको कुल लाभ दिया गया हो तब प्रत्येक साझेदार का लाभ किस प्रकार ज्ञात करते हैं। अब आज हम देखेंगे, यदि आपको किसी एक पार्टनर मतलब एक साझेदार का लाभ दिया गया हो तब अन्य साझेदारों का लाभ या फिर कुल लाभ किस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी स्टेप हम देखेंगे आज, जब कोई साझेदार व्यापार के मध्य में अपनी पूंजी बढ़ा दे या फिर घटा दे तब प्रत्येक का लाभ किस प्रकार ज्ञात करते हैं। मान लीजिए कोई 2-3 साझेदार है, ए, बी और सी, 3 साझेदार है। अब मान लीजिए तीनों ने प्रारंभ के अंदर 10-10 हज़ार रुपये लगा करके कोई व्यवसाय प्रारंभ किया। अब मान लीजिए ए व्यक्ति के पास, जो ए व्यक्ति है उसके पास कहीं से बीच में 6,000 रुपये और आ गए और उसने अपने व्यवसाय के अंदर 6,000 रुपये और लगा दिए। ठीक है, 4 महीने के बाद में। तो स्टार्टिंग में उसने 10,000 रुपये लगाए थे, लेकिन अपने व्यवसाय के बीच उसने 6,000 रुपये और लगा दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने समय तक उसके पैसे बढ़े तो उस बढ़े हुए पैसे के हिसाब से उसका प्रॉफिट होना चाहिए। और जितने टाइम तक उसका पैसा कम था, केवल 10,000 रुपये था, उतने टाइम तक उसको उस मतलब पूंजी के हिसाब से प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है, अब इसी प्रकार मान लीजिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि कोई बीच में लगाए ही लगाए। ठीक है, हो सकता है किसी साझेदार को ज़रूरत पड़ गई। मान लीजिए कोई सी साझेदार है, उसने प्रारंभ में तो 10,000 रुपये लगाए, लेकिन 8 महीने बाद उसे मान लीजिए 5,000 रुपये की ज़रूरत पड़ गई। उसने अपने व्यवसाय में से 5,000 रुपये की पूंजी वापस निकाल ली, अपनी पूंजी कम कर दी। तो भाई, जब वो पूंजी कम करेगा तो जितने टाइम तक उसकी पूंजी कम रहेगी उतने टाइम का जो प्रॉफिट है उसको कम मिलना चाहिए, क्योंकि पूंजी कम हो गई थी। तो अगर कोई साझेदार व्यापार के मध्य में मतलब व्यवसाय के बीच में अपनी पूंजी को बढ़ा देता है या फिर घटा देता, कम कर देता है, तब प्रत्येक का लाभ किस प्रकार ज्ञात करते हैं, इसके बारे में भी हम आज देखेंगे। अब देखिए, तीसरा जो स्टेप है वो क्या है, जब दो साझेदारों के लाभ का अंतर ज्ञात हो। कई बार क्या होता है कि आपको दो साझेदारों के बीच का लाभ का जो प्रॉफिट का अंतर जो है वो आपको दे दिया जाता है और फिर आपसे पूछा जाता है कि बताइए इनका कुल लाभ कितना था, या इन दोनों साझेदारों में प्रत्येक का लाभ कितना है। ठीक है, अब अगर आपको लाभ का अंतर दिया हुआ हो या कोई दो व्यक्तियों के लाभ का योग दिया हुआ हो, तब हम प्रत्येक का लाभ या कुल लाभ किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तब देखिए, हम आते हैं सबसे पहली स्टेप पर। इससे संबंधित हम जो एग्जाम्पल पर उसको देखेंगे। ठीक है, देखिए अब देखिए, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। अभिनव और अर्पण ने क्रमशः 2,500 मतलब 2,500 तथा 3,500 मतलब 3,500 रुपीज लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। यहाँ पे दो व्यक्ति है, एक अभिनव और एक अर्पण। इन दोनों ने 2,500 और 3,500 रुपये लगाकर कोई व्यवसाय प्रारंभ किया। यदि वर्ष के अंत में मतलब
साल के लास्ट में अभिनव को 890 रुपये का लाभ हुआ हो तो अर्पण का लाभ ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, दोनों ने बराबर टाइम तक काम किया लेकिन इनकी पूंजी अलग अलग है। देखिए कौन कौन है। एक पहला व्यक्ति है आपके पास में अभिनव, ठीक है, और जो दूसरा व्यक्ति है वो है अर्पण। इनकी जो पूंजी है, ठीक है, वो यहाँ पे अलग अलग है, इसलिए हम पूंजी से अनुपात ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे अभिनव की पूंजी है 2500 और इसकी है 35 मतलब 3500। अब यहाँ पे पूंजी से हम अनुपात ज्ञात करेंगे तो देखिए 2 जीरो कट जाएगी, या 5 का डिवाइड होगा तो 5 टाइम और यहाँ पे हो जाएगा 7 टाइम। तो ये इनके लाभ का अनुपात हो गया 5:7, मतलब इनका लाभ 5:7 के रूप में बांटा जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको लाभ किसका दिया हुआ है। यहाँ पे लाभ दिया हुआ है आपको अभिनव का। ठीक है, यहाँ पे एक व्यक्ति का लाभ दिया हुआ है, यहाँ पर आपको अभिनव का लाभ आपको ज्ञात है। एक व्यक्ति का अभिनव का जो लाभ है वो आपको दिया हुआ 890 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर हम अनुपातों का योग नहीं करेंगे। भाई क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर आपको केवल एक व्यक्ति का लाभ दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पर कुल लाभ दोनों व्यक्तियों का जो टोटल प्रॉफिट है अगर आपको वो दिया हुआ होता तब हम अनुपातों का योग करते, या फिर अगर आपको कुल लाभ ज्ञात करना हो, या तो कुल लाभ दिया गया हो या कुल लाभ आपको ज्ञात करना हो तभी अनुपातों का योग करते हैं। अभी फिलहाल हमें केवल दूसरे व्यक्ति मतलब अर्पण का लाभ ज्ञात करना, ठीक है, इसलिए हम अनुपातों का योग नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ लिखेंगे अर्पण का लाभ, अर्पण का लाभ। अब देखिए मैंने आपको बताया था जिस व्यक्ति का लाभ ज्ञात करना हो, मतलब जिस व्यक्ति का प्रॉफिट आपको ज्ञात करना हो सबसे पहले उसका अनुपात लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम अर्पण का प्रॉफिट ज्ञात करेंगे तो अर्पण का जो अनुपात सबसे पहले ये लिखा जाएगा। तो अर्पण का जो अनुपात कितना है भाई यहाँ पे 7, ठीक है, 7 इंटू, अब जो भी पूंजी आपको दी हुई है, जो भी आपको लाभ के रूप में जो भी प्रॉफिट दिया हुआ वो आप लिखेंगे। यहाँ पे अभिनव का लाभ है 890। अब जिसका लाभ होता है उसी का अनुपात नीचे आता है, जिसका प्रॉफिट उसी का अनुपात हमेशा नीचे लिखा जाता है। यहाँ पर आपको 890 ये अभिनव का लाभ दिया हुआ है इसलिए अभिनव का अनुपात नीचे लिखा जाएगा। ये लिखेंगे हम नीचे 5, ठीक है। 5 क्यों आया? क्योंकि ये अभिनव का लाभ है और जिसका लाभ लिखा जाता है, जिस लाभ के आधार पर, जिस प्रॉफिट के आधार पर दूसरे व्यक्ति का हम प्रॉफिट ज्ञात करते हैं उसी व्यक्ति का अनुपात नीचे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे 5 का हम डिवाइड करेंगे इसके अंदर, इसमें डिवाइड हो जाएगा तो जगह 5 बन जा 5, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 7 और फिर यहाँ हो जाएगा 8, ठीक है, 178। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 178 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 56 का 6 5 और यहाँ 7 7 जा 49 और यहाँ हो जाएगा आपके 12 4, ठीक है, यहाँ पे जाएगा 1246, ठीक है। तो यहाँ पर अर्पण का जो लाभ है, अर्पण का जो लाभ है मतलब जिसका प्रॉफिट है वो हो गया आपके 1246 मतलब 1246 रुपये, ठीक है। ये हमने इस दूसरे व्यक्ति का लाभ ज्ञात कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया कुछ? ठीक है, यहाँ पर एक विशेष बात यही ध्यान रखनी है, जिसका लाभ ऊपर लिखा जाता है उसी का अनुपात नीचे लिखा जाता है और सबसे पहले उस व्यक्ति का अनुपात आता है जिसका लाभ आपको ज्ञात करना, ठीक है, जिसका आपको ज्ञात करना सबसे पहले वो अनुपात, फिर इंटू में जो भी प्रॉफिट आपको दिया हुआ वो प्रॉफिट, और जिसका प्रॉफिट है उसी का अनुपात हम नीचे लिख देंगे। अगर आपको कुल लाभ टोटल प्रॉफिट ज्ञात करना हो तो हम सबसे पहले अनुपातों का योग यहाँ लिखेंगे और जिस व्यक्ति का लाभ दिया हुआ वो लाभ बट्टे में उसका अनुपात लिख दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आगे, अब हम आते हैं सेकंड स्टेप पर। ठीक है, देखिए
अभी अब देखिए, अब हम आते हैं सेकंड स्टेप से जुड़े एग्जाम्पल पर। देखिए इस एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है, यदि ए, बी और सी मिलकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए पूरे वर्ष के लिए 20,000 रुपये लगाता है। यहाँ पे 3 व्यक्ति है, ए, बी और सी। तो जो ए व्यक्ति है उसने पूरे वर्ष के लिए, पूरे साल भर के लिए 20,000 रुपये लगाए। अब आते हैं बी के ऊपर। बी पहले 30,000 रुपये लगाता है। जो बी व्यक्ति है उसने प्रारंभ में, मतलब स्टार्टिंग के अंदर 30,000 रुपये लगाए, परंतु 4 माह पश्चात, 4 महीने के बाद इन्हें बढ़ाकर 40,000 रुपये कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 महीने के बाद में उसने 10,000 रुपये और व्यवसाय में लगा दिए, मतलब 10,000 रुपये और बढ़ा दिए। ठीक है, अब हम आते हैं सी पर। सी पहले तो 40,000 रुपये लगाता है, परंतु 9 माह पश्चात 10,000 रुपये निकाल लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि 9 महीने के बाद में सी ने अपनी 10,000 रुपये की पूंजी कम कर दी। स्टार्ट में कितने लगाए थे इसने? 40,000। तो 9 महीने तक तो उसकी पूंजी कितने काम में आई? 40,000 पूरी की पूरी काम में आई। लेकिन 9 महीने के बाद में उसने 10,000 रुपये वापस निकाल लिए, यानी उसकी पूंजी बच गई 30,000। तो उसके 30,000 रुपये ही काम में आते हैं 9 महीने के पश्चात। अब देखिए, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 84,750 रुपीज़ हो, मतलब 84,750 रुपये कुल प्रॉफिट हो, तो प्रत्येक का आपको लाभ ज्ञात करना। अब सबसे पहले इनके लाभ का अनुपात हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, पहले उसको समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 व्यक्ति है, एक है ए, दूसरा व्यक्ति है बी और तीसरा व्यक्ति है यहाँ पर सी। सबसे पहले इनके लाभ का अनुपात ज्ञात करेंगे। अब लाभ के अनुपात को जब हम ज्ञात करते हैं तो उससे पहले ये चीज़ समझनी होगी, किस व्यक्ति की कितनी पूंजी कितने महीने तक व्यापार में लगी रही, मतलब उस बिजनेस में उसकी पूंजी कितने समय तक काम में आ रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो पहला व्यक्ति है ए, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा था ए पूरे वर्ष के लिए 20,000 रुपये लगाता है। ए ने पूरे वर्ष के लिए 20,000 रुपये लगा दिए, मतलब ए की जो पूंजी है 20,000 रुपये, वो पूरे वर्ष मतलब पूरे 12 महीने तक लगी रही। कितने महीने तक लगी रही? पूरे 12 महीने। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, मतलब 12 मंथ्स होते हैं इसलिए। ठीक है, अब देखिए बी पहले 30,000 रुपये लगाता है, परंतु 4 महीने पश्चात इन्हें बढ़ाकर 40,000 रुपये कर देता है। अब बी स्टार्ट में कितने रुपये लगाता है भाई? 30,000। कितने लगाता है? 30,000 रुपये की पूंजी लगाता है, लेकिन ये 30,000 रुपये केवल 4 महीने तक ही काम में आते हैं। कितने महीने तक? सिर्फ 4 महीने काम में आते हैं। तो 30,000 की पूंजी उसकी रही सिर्फ 4 महीने। ठीक है, फिर 4 महीने बाद क्या हुआ भाई? 4 महीने पश्चात इन्हें बढ़ाकर 40,000 रुपये कर देता है। उसने 10,000 रुपये और लगा दिए, और अब व्यवसाय में उसकी जो पूंजी है कितनी हो गई? 40,000। कितनी हो गई? 40,000 रुपये उसकी पूंजी हो गई। बाकी कितने महीने बच गए? 12 महीने में से, मतलब 12 महीने में से 4 महीने तो उसकी पूंजी ये रही 30,000, बाकी बचे 8 महीने। ठीक है, 12 माइनस 4 करो कितना बच जाएगा? 8। तो 8 महीने तक उसकी पूंजी ये काम में आई। ठीक है, समझ में आया? 4 महीने तक तो उसके 30,000 रुपये काम में आते हैं व्यवसाय में, और बाकी बचे 8 महीने, तो 8 महीने तक उसकी पूंजी 40,000 रुपये काम में आती है। तो 8 मतलब 8 और 4 कितने हो गए? टोटल 12 महीने हो गए। ठीक है, अब हम आते हैं सी पर। इस सी को यहाँ कर लेते हैं। अब सी के ऊपर आते हैं। देखिए सी पहले 40,000 रुपये लगाता है। ठीक है, इसने स्टार्ट में कितने रुपये लगाए? 40,000 रुपये। ठीक है भाई, हम लिख दिया यहाँ पे 40,000। 40,000 इंटू, अभी 40,000 रुपये कितने टाइम तक रहे? सी पहले 40,000 रुपये लगाता है, परंतु 9 माह पश्चात, 9 महीने तक, ठीक है, उसके 40,000 रुपये काम में आते हैं।
9 महीने तक तो सी के 40,000 रुपये एच जैसे कैसे काम में आते रहते हैं, लेकिन 9 महीने के पश्चात 10,000 रुपये निकाल लेता है। मतलब जो उसने पूंजी लगाई थी 40,000 रुपये, इसमें से 10,000 रुपये वो वापस निकाल लेता है। जब इसमें 10,000 रुपये वापस निकाल लेगा तो अब उसकी पूंजी कितनी बची भाई व्यवसाय में? सीधी सी बात है, 40,000 में से हम 10,000 को कम कर देंगे तो कितना बचेगा? 30,000। ठीक है, तो यहाँ हो गया उसकी पूंजी हो गई 30,000। 30,000 रुपये। अब सवाल ये उठता है कि ये जो कम पूंजी हुई वो कितने समय के लिए हुई? तो स्टार्टिंग में 9 महीने के बाद में वो 10,000 रुपये कम करता है। 12 में से हम 9 कम कर देंगे, कितना बचेगा यहाँ पे? 3। ठीक है, मतलब 3 महीने तक उसकी पूंजी 30,000 रुपये काम में आती है। इसको हम ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद में। समझ में आया कुछ? सी स्टार्टिंग में 9 महीने तक तो 40,000 रुपये व्यवसाय में लगाता है और बाकी बचे 3 महीने उसके 30,000 रुपये ही काम में आते हैं, क्योंकि 9 महीने बाद उसने 10,000 रुपये निकाल लिए। बी शुरू के 4 महीने तक 30,000 रुपये की पूंजी रखता है और फिर 4 महीने के बाद 10,000 रुपये और लगा देता है, तो उसकी पूंजी हो जाती है 40,000 रुपये। और ये 40,000 रुपये की जो पूंजी है वो 8 महीने तक काम में आती है। ठीक है, ए ने स्टार्टिंग में 20,000 रुपये लगाए थे और उसके लास्ट तक 20,000 रुपये ही रहे। इसने ना तो घटाए ना ही इसने बढ़ाए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम अनुपात ज्ञात करेंगे। हाँ भाई देखिए, अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। इन तीनों के अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 से। ठीक है, यह हो जाएगा 2,40,000। ठीक है, तो क्या भाई 2,40,000 रुपये। ठीक है, ये तो हो गया ए का। अब हम आते हैं बी पर। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 का 3 से, तो ये हो जाएगा 1,20,000। तो जाएगा भाई 1,20,000 प्लस यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32, यानी 3,20,000। 3,20,000। ठीक है, इसका हम ऐड करेंगे भी। क्या करेंगे? ऐड। अब देखिए सी के अंदर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्या हो जाएगा 36, मतलब 36। 3,60,000। 3,60,000। ठीक है, यहाँ पर हो गया 3,60,000 प्लस इसमें ऐड करना है 3 3 जा 9, 3 तिया 9, मतलब इसमें यहाँ पे ऐड करेंगे हो जाएगा 90, मतलब 90,000। 90,000। ठीक है भाई, ये हमने पहले मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हम इनका अनुपात ज्ञात करेंगे। देखिए तो यहाँ पर 2,40,000 एक ऐसे कैसे रहेगा? 2,40,000। ठीक है, बी का इन दोनों का हम ऐड करेंगे, ये आपको हो जाएगा 4,40,000। 4,40,000। और यहाँ पे हम अनुपात ज्ञात इनको ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करने पे आपको हो जाएगा 4,50,000। हो जाएगा 4,50,000, मतलब 4,50,000। ठीक है भाई, तो इस तरह से ए का तो 2,40,000 हो गया, बी का हो जाएगा 4,40,000 और सी का हो जाएगा 4,50,000। अब देखिए इसको हम काटेंगे, यहाँ 3 4 जीरो कट जाएगी इन सबके अंदर, तो यहाँ पे 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगी, यहाँ भी 4 से 4 जीरो कट जाएगी, तो आपका अनुपात बच जाएगा यहाँ पर 24 अनुपात 44 अनुपात 45। ये आपकी ए बी और सी का क्या आ गया? अनुपात आ गया पूंजी के आधार पर। ए का अनुपात है लाभ का अनुपात 24, बी का लाभ का अनुपात हो गया 44 और सी के लाभ का अनुपात हो गया 45। ठीक है, 45। अब इस अनुपात के आधार पर हम इस कुल लाभ जो टोटल प्रॉफिट आपको दिया हुआ है इसका हम बंटवारा कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए कैसे बंटवारा करते हैं, इधर कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पर आपने ए बी और सी के अनुपात ज्ञात कर लिए। ठीक है,
अब हम यहाँ पे अनुपातों का योग ज्ञात करेंगे, क्योंकि आपको कुल लाभ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब देखिए अनुपातों का योग। ठीक है, तो यहाँ पे अनुपात है 24 प्लस 44 44 प्लस 45, मतलब इन तीनों का हम योग करेंगे तो जाएगा 4 4 8 8 और 5 13 का 3 और बचेगा 1, तो यहाँ पे 8 1 9 9 11, तो यहाँ पे 113 अनुपातों का योग हो जाएगा। अब आपको कुल लाभ कितना दिया हुआ था भाई? तीनों व्यक्तियों का जो कुल लाभ था वो आपको दिया हुआ था 84,750 रुपये, ये आपको कुल लाभ दिया हुआ। अब आपको प्रत्येक व्यक्ति का लाभ ज्ञात करना है। सबसे पहले हम ए का लाभ ज्ञात करेंगे, तो लेंगे ए का लाभ। ए का लाभ, ए का अनुपात देखिए, जो ए व्यक्ति उसका अनुपात है, लाभ का अनुपात है वो 24 है। फिर कुल लाभ आपको जो दिया हुआ है वो है 84,750, 84,750। अब चूंकि ये कुल लाभ है, तीनों व्यक्तियों का कुल प्रॉफिट है, इसलिए तीनों व्यक्तियों के अनुपात का योग नीचे लिखा जाएगा। तो 113 का इसमें आप डिवाइड करेंगे तो आप कितना प्राप्त होगा? 750 और 750 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 से तो आपको प्राप्त हो जाएगा 18,000, मतलब 18,000 रुपये। तो इस तरह से ये आ गया आपके ए का लाभ। अब हम आते हैं बी का लाभ। जो बी व्यक्ति है उसका लाभ कितना है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बी का जो अनुपात है वो कितना भाई? 44 मतलब 44, 44 इंटू, अब जो कुल लाभ है वो आपके पास में है 84,750, मतलब 84,750 अपॉन नीचे अनुपातों का योग आ जाएगा तो 113 मतलब 113, वहाँ पे डिवाइड करें तो वही 750 आएगा। 750 का 44 से मतलब 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कुल लाभ प्राप्त हो जाएगा 33,000। कितना प्राप्त हो जाएगा? 33,000 रुपये। ठीक है, अब सी का लाभ ज्ञात करेंगे, लिखेंगे सी का लाभ। सी का लाभ, सी का अनुपात कितना है भाई? यहाँ पे जो सी व्यक्ति इसका अनुपात है 45 मतलब 45, लेंगे 45 इंटू 84,750, 84,750 अपॉन 113, और यहाँ पे भी हम डिवाइड करेंगे तो 750 प्राप्त होगा। तो 750 का मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, मतलब गुना करेंगे तो इसका लाभ आपको कितना प्राप्त होगा? 33,750, 33,750 रुपये। अब आप देखिए भाई ये हो गया आपके सी का लाभ। अब यदि आप जांच करना चाहते हैं अपने क्वेश्चन की हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है, तो आप इन तीनों लाभ को, तीनों व्यक्तियों का जो लाभ है या प्रॉफिट है, इसको हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर मतलब जोड़ने पर आपको कुल लाभ 84,750 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जांच कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं तीसरी स्टेप पर। इसमें मैंने आपको बताया था कि यदि कोई दो व्यक्तियों के लाभ का अंतर दिया हुआ हो तब हम उस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं हम तीसरी स्टेप से संबंधित एग्जाम्पल। अब देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दिया हुआ है राम और श्याम ने क्रमशः 15,000 और 24,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। इन्होंने एक व्यवसाय प्रारंभ किया। यदि वर्ष के अंत में, ठीक है, श्याम को राम से 6,000 रुपये अधिक लाभ के प्राप्त हो तो प्रत्येक का लाभ ज्ञात कीजिए। यहाँ पर किसी का भी लाभ आपको दिया हुआ नहीं है, बल्कि ये दिया हुआ है कि श्याम को राम से 6,000 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, मतलब दोनों के लाभ का
अंतर आपको दिया हुआ है 6000 रुपीज़। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम इनका अनुपात ज्ञात करेंगे। देखिए राम और श्याम, यहाँ दो व्यक्ति है, इनकी पूंजी अलग अलग है। तो यहाँ पे राम की पूंजी है 15,000, इसने 15,000 रुपये लगाए, जबकि श्याम ने लगाए 24,000, मतलब 24,000। अब देखिए यहाँ पे हम पूंजी के आधार पर अनुपात ज्ञात कर लेंगे। देखिए 3 कट जाएगी, यहाँ पर इन दोनों में 3 का डिवाइड हो जाएगा, 3 से भाग चला जाएगा, 3 5 जा 15 और यहाँ पे 3 8 जा 24। अब देखिए यहाँ पर आपको अनुपातों का योग नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आपको यहाँ पे कुल लाभ नहीं दिया हुआ, आपके दिया हुआ है श्याम को राम से 6,000 रुपये अधिक लाभ प्राप्त हो। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति है श्याम जिसको राम से 6,000 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। यहाँ पर दोनों के लाभ का अंतर आपको दिया हुआ है, लाभ का अंतर आपको दिया हुआ है दोनों व्यक्तियों के, वो कितना दिया हुआ है 6,000 रुपये। मतलब श्याम के लाभ में और राम के लाभ में 6,000 रुपये का डिफरेंस है, इसलिए हम यहाँ पर इनके अनुपातों का अंतर ज्ञात करेंगे। भाई सीधी सी बात है, यहाँ श्याम का अनुपात ज़्यादा है, इसका मतलब यह है कि श्याम का प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और राम का अनुपात कम है तो राम का प्रॉफिट कम होगा। अब यहाँ पे इनके अनुपातों का अंतर ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे अनुपातों का अंतर। ठीक है, आपको अनुपातों का अंतर क्यों ज्ञात करना होगा? क्योंकि आपको लाभ का अंतर दिया हुआ है। जिस रूप में आपको प्रॉफिट दिया हुआ हो उसी रूप में हम उनके अनुपातों को चेंज कर लेते हैं। यहाँ अनुपातों का अंतर हम ज्ञात कर लेंगे। तो अनुपातों का अंतर हो गया यहाँ पे भाई 8 - 5 यानी 3, ये आपके अनुपातों का अंतर हो गया। अब हम दोनों व्यक्तियों का लाभ ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए राम का लाभ लेंगे, राम का लाभ। अब सीधी सी बात है, राम का लाभ ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले राम का अनुपात आएगा। अब राम का अनुपात कितना है भाई? यहाँ 5 × अब जो भी लाभ आपको दिया हुआ है, जिस रूप में आपको लाभ दिया हुआ है उसी को हम यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पे 6,000 रुपये दिया हुआ है, जो दोनों व्यक्तियों के लाभ का डिफरेंस है, मतलब अंतर है। लिखेंगे 6,000 6,000। ये यहाँ पर दोनों व्यक्तियों के लाभ का अंतर है, इसलिए दोनों व्यक्तियों के अनुपातों का अंतर नीचे लिखा जाएगा। ये नीचे क्या आएगा भाई? 3 आएगा। अब 3 का इसमें डिवाइड करेंगे 6,000 में, 6,000 में 2 टाइम जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपके 10,000 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। ये आपके आ गया राम का लाभ। अब हम आते हैं श्याम। तो श्याम का लाभ, श्याम का जो लाभ है वो कितना होगा भाई? ठीक है, देखिए श्याम का लाभ कितना होगा। देखिए श्याम का जो अनुपात है कितना भाई? यहाँ पर 8 लिखेंगे, यहाँ पर 8 × जो आपको लाभ का अंतर दिया हुआ कितना है 6,000। अब नीचे चूंकि लाभ का अंतर इसलिए अनुपातों का अंतर नीचे आ जाएगा। ये लिखेंगे 3 का इसमें डिवाइड करेंगे वो 2 टाइम, और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16,000। ठीक है, 16,000 रुपये। यहाँ पर शाम को तो मिलेंगे 16,000 रुपये और राम को मिलेंगे 10,000 रुपये। अब आप देखेंगे इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना आ रहा? 6,000, मतलब 6,000 रुपये ही इनका अंतर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक नमस्कार।